गरीब दर्जी मांगे 5 बेटियों की सेंटा क्लॉज ड्रेस। क्या हुआ, ये प्लेट ऐसे सरका क्यों दी है? तुम पांचों ने खाना खा लो ना, इतने प्यार से आलू भुजिया बनाई है। हमें नहीं खाना, ये खाना बहुत ही बोरिंग खाना है। इतने दिन से आप बस यही बना रही हैं, कभी आलू की सूखी सब्जी, कभी तरी वाली, और अब भुजिया बना दी। पर आपने आलू के पराठे नहीं बनाए, आलू की सूखी रोटी दे दी। ये भी कोई खाना हुआ माँ? हाँ माँ, हमें नहीं खाना, सर्दी का मौसम है, अब आप अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हैं? और सामने वाले शिप्रा और कन्नू हर 2 दिन बाद गाजर का हलवा खाते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर। आप हमें ये सब क्यों नहीं खिलाती हैं? माँ, आप गरीब माँ हो, आपकी वजह से हमको कितना कुछ सहना पड़ता है। हाँ माँ, भला ये भी कोई खाना हुआ? और हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है, हमारा कितना मजाक उड़ता है सबके सामने। क्रिसमस डे आ रहा है, अगर आपने हमें अच्छे से कपड़े और खाना नहीं दिया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना सब सुनते ही मंजरी अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है। पीटने से पहले ही 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मुंह फुलाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अब बहुत गंदी हो मम्मी, आप हमको मारना चाहती थी। बस करो ये सब बोलना। तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ किस तरह संघर्ष करके तुम्हें पालने की कोशिश कर रही है। कम से कम ये तो सोचो, मैं अपनी बच्चियों का भूखा पेट नहीं छोड़ रही हूँ। कैसे कैसे दर्जी का काम करके 2 पैसे आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल भी नहीं भेज पा रही। तुम यहाँ के बच्चों के साथ खेलती हो, मैंने मना नहीं किया, इसीलिए मना करती हूँ क्योंकि तुम उनको ही देखते हो और फिर जिद करने लगते हो, जैसे आज की। तुम छोटे हो, मैं समझा नहीं सकती, लेकिन माफ कर दो मेरी बच्चियों, तुम्हें पालने में मैंने कसर छोड़ दी। कुछ कमी होगी मुझ में जो आज मैंने ये सब सुना। इतना कहते कहते मंजरी गिरकर दीवार के सहारे रोने लगती है। तभी 5 बेटियों को अपनी गलती का एहसास होता है और आकर अपनी माँ के आंसू पोंछती है। माँ, हमें माफ कर दो, हम 5 ने आपसे बहुत कुछ कह दिया। वो तीनों छोटी हैं, लेकिन हम दोनों को तो समझना चाहिए था ना। सॉरी माँ। हाँ माँ, अब से हम जिद नहीं करेंगे किसी चीज की भी। आप हमारी वजह से पिछली 2 रात भूखी रही, फिर भी आपने हमारे लिए खाना जुटाया। कोई बात नहीं काव्या, शालू, तुम इतना समझ गई वही बहुत है मेरे लिए। पर मैं कोशिश करूंगी कि मुझे दर्जी का काम और आए, जिससे मैं तुम्हें नए स्वेटर भी ला कर दूं और तुम्हारा क्रिसमस डे भी अच्छे से मनाऊं। चली माँ, अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अपने हाथों से खाना भी खिला दीजिए। हाँ, बैठो बैठो। फिर मंजरी अपने हाथों से बेटियों को खाना खिलाती है। फिर चंपा नाम की औरत उसके पास आती है। अरे मंजरी बहन, दरअसल मुझे शादी में जाना है तो अर्जेंट कपड़े चाहिए थे। मेरे टेलर वाले ने कपड़े नहीं सिले, 10 जोड़ी कपड़े हैं। तुम 5 दिन में तैयार तो कर दोगी ना? मैं इसके तुम्हें 5000 रुपए दूंगी। 5000? वक्त कम है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए करना ही होगा। जी, मैं कर दूंगी। ये लो, सब कपड़ों के साथ उनका नाम लिख कर दे दिया है मैंने तुम्हें, देख लेना। जी जरूर। चंपा नाप देकर चली जाती है। मंजरी फौरन सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलने लगती है। मुझे हर हालत में आज 2 कपड़े तो सिलने ही होंगे। माँ, आप इतनी हड़बड़ तड़बड़ करके काम मत करो, कैंची से आपका हाथ कट जाएगा या फिर मशीन से आपको चोट लग जाएगी। बच्चों, चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, करना तो पड़ेगा ही। मंजरी घर का काम करने के बाद दिन रात उन कपड़ों को सिलने में लगा देती है। लाइट जाने पर लालटेन जलाकर आंखें फोड़कर उन कपड़ों को तैयार करती है, जिसके अगले दिन उसे 5000 की कीमत मिलती है और तारीफ भी। वो अपनी बेटियों को तैयार कर उनकी चोटी बनाकर घर पर खुशी से ताला लगाती है। अली माँ, आप हम सबको कहाँ ले जा रही है ऐसे तैयार करके? शादी में जा रहे हैं क्या माँ? अरे आज तुम्हें गर्म कपड़े और ढाबे पर खाना खिलाने जा रही हूँ। ये आहा, बले बले। इतने में मकान मालिक और राशन वाला आ जाता है। अरे कहाँ जा रही है अपनी 5 बेटियों को लेकर? भूल गई आज 15 तारीख है, तुम्हें 2 महीने का किराया देना है। लाओ चलो दो। और मेरा भी बाकी है, पिछले महीने से उधार राशन ले रही हो, पैसे जमा करो वरना आगे से कोई सामान नहीं दूंगा। कृपया करके आप थोड़े समय के लिए रुक जाइए, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। दोनों में से कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और मजबूरन मंजरी को उन पैसों में से उनका किराया देना पड़ता है, जिसके बाद उसके हाथ में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। हे भगवान, कितनी मेहनत करके तो मैं आज अपने बच्चों को खुश करने जा रही थी, वो भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ, फिर कभी। कुछ दिन जैसे तैसे माँ बेटियों के गरीबी में दिन गुजरते हैं। वो दर्जी का काम करना नहीं छोड़ती है, साथ ही ठंड की चपेट उन्हें बार बार एहसास दिला रही थी कि गरीब होना उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं है।
वहीं पांचों बेटियां सामने के अमीर बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर वो बच्चे कन्नू और शिया चढ़ाने लगते हैं। ये पता है, माँ ने कल रात को हमें क्रिसमस डे की शॉपिंग करवाई है। हम बड़ा सा क्रिसमस ट्री अपने घर लाए हैं और उसको सजाने के लिए लाइट, गिफ्ट, चॉकलेट और कल तो क्रिसमस पार्टी भी होगी। आज शाम को क्रिसमस है, हम पेस्ट्री खाएंगे टेस्टी टेस्टी। क्यों कन्नू भाई? हाँ बहन, ये लोग तो गरीब हैं, इनके पास सेंटा क्लॉज वाले कपड़े भी नहीं हैं। हम दोनों तो सेंटा क्लॉज के कपड़े भी पहनेंगे कल। चलो चलो, अब तुम लोग निकलो यहाँ से। शिप्रा, शालू निक्की को धक्का मार देती हैं, जिससे गिरकर उनके कपड़े और फट जाते हैं। पांचों बेटियां रोकर घर जाती हैं तो रोते हुए सब बताती हैं। माँ कल क्रिसमस डे पर हमको भी सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस पहननी है और पहननी है। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस जरूर बनाऊंगी, पर मेरे पास कपड़ा तो है ही नहीं। बाहर बाजार से ले आती हूँ, क्या पता बचे हुए 100 रुपए से आ जाए। मंजरी बाहर सेंटा वाला कपड़ा खरीदने जाती है तो कम पैसों में ज्यादा कपड़ा मांगती है, जिससे दुकानदार उसे बेइज्जत कर भगा देता है। मंजरी रोते हुए आगे जाती है तो देखती है एक अंधी बुढ़िया रोड क्रॉस करने में असमर्थ है, तो वो उस बुढ़िया को गाड़ी से बचाते हुए रोड पार करा देती है। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, वरना आज के जमाने में मदद करने वाले कहाँ होते हैं। ये लो, मेरे पास ये कपड़ा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ये रख लो क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं है। नहीं माँ जी, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? तुमने मुझे माँ जी कहा है ना, अब रख लो, अब यहाँ से मैं चली जाऊंगी। बुढ़िया चली जाती है और फिर मंजरी घर आकर इस लाल और सफेद कपड़े से बच्चों की सेंटा क्लॉज ड्रेस बना देती है, जिसे पहनकर अगले दिन उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। वाह माँ, ये तो आपने बहुत प्यारी ड्रेस बनाई है। हाँ माँ, थैंक यू। माँ, इसमें तो हम सेंटा लग रहे हैं, बहुत छोटे छे। काश सेंटा क्लॉज की तरह हमारे पास तोहफे भी होते, जिससे आज हम क्रिसमस डे मना पाते। हाँ, चॉकलेट, खिलौने, लाइट्स, क्रिसमस ट्री, पर कुछ भी नहीं है हमारे पास। इतना कहते ही पांचों बेटियों की सेंटा क्लॉज ड्रेस से एक जादू होता है और उनकी बोली हुई सारी चीज सामने आ जाती है, जिसे देख सब हैरान होते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? हमने जो बोला वो सब कुछ आ गया, अब हमारे पास सब कुछ है। कहीं ये सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस का जादू तो नहीं है? काश ये घर भी क्रिसमस की तरह डेकोरेट हो जाए और खाना भी आ जाए। शालू के बोलते ही उसकी सेंटा ड्रेस से घर क्रिसमस डेकोरेशन में बदल जाता है, जहाँ पेस्ट्री, केक, कोल्ड ड्रिंक सब रखे हुए थे। अरे वाह, ये तो सच में जादुई सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस निकली। कहीं ये बूढ़ी माँ जी का तो कोई जादू नहीं? तभी उन्होंने मुझे यही रंग का कपड़ा दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू जीसस। माँ, हमारे पास सब कुछ है, अब हम क्रिसमस डे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, पर उससे पहले ये जादुई सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस हमारी माँ के कपड़े भी नए कपड़ों में बदल दो। जादुई रोशनी में मंजरी के कपड़े भी नए कपड़ों में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो सब धूमधाम से क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस ट्री को सजाकर केक काटते हैं, अच्छा खाना खाकर डांस करते हैं। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग डाउन दिस वे, हे जिंगल बेल। मेरी बेटी कितनी खुश है। माँ, हमारी तरह और भी बच्चे होंगे ना, गरीब, जो क्रिसमस डे नहीं मना पा रहे होंगे। हम छोटे छोटे सेंटा बनकर उन्हें तोहफे देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो। फिर क्रिसमस डे के दिन पांचों सेंटा क्लॉज बेटियां अपनी जादुई सेंटा क्लॉज ड्रेस से गरीब बच्चों की मदद करती हैं। उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना, तोहफा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रहने के लिए जगह देती हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत दुआएं मिलती हैं। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे गरीब माँ ने अपने पांचों बेटियों को खुश करने में दिन रात एक कर दिया। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करिए। गरीब दर्जी भाभी की 3 ननंद का पटियाला सूट। शकुंतला देवी, मैंने आपके सभी सूट सिल दिए हैं, आप उन्हें कब ले लोगी? जैसे ही मुन्ना के पिता पैसे ले आएंगे, उसी समय में सारे कपड़े उठा कर ले जाऊंगी। वो दरअसल पैसों की मुझे भी जरूरत है, घर में राशन खत्म हो गया है और मुझे अपनी तीनों नंद की पढ़ाई का खर्चा भी देखना होता है। हाँ, समझ गई, मैं पैसे आते ही ले लूंगी। सुरभि शकुंतला की बात सुनने के बाद आगे की तरफ जाती है। आगे जाने के बाद उसे एक घर और मिलता है, जहां उसकी सहेली कविता रहती है। वो कविता के घर में जाती है। कविता, ओ कविता, अरे कहाँ हो तुम? कविता अपने कमरे से बाहर आती है। कविता, तुझे पता है ना, तेरे कपड़े मेरे पास पूरे 2 महीने से पड़े हैं,
तूने एक बार भी आकर अपने कपड़े नहीं लिए? क्या करूं यार, मुझे तो समय ही नहीं मिलता है। अभी देख, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बहन तुझे पता है ना, मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, तभी तेरे पास आई हूँ बोलने के लिए कि तू अपने कपड़े उठा कर ले जा। हाँ सुरभि, मैं आज शाम को तेरे घर पर आऊंगी, फिर बात करूंगी। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। कविता बातें घुमाकर अपने घर से निकल जाती है, जिसके बाद सुरभि भी वहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी तीनों नंद उससे पूछती है, क्या हुआ भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? कहाँ पर गई थी आप और आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम तीनों जानती हो ना, मैं कितनी मेहनत से सिलाई करती हूँ और एक एक पैसा जोड़ती हूँ, और उसके बाद जब कस्टमर अपने कपड़े लेकर नहीं जाते हैं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैं अभी उन सभी को बोलने गई थी कि वो सभी अपने कपड़े उठा ले, लेकिन किसी के कान पर एक जू तक नहीं रहेंगी। तभी वहां पर अमन आ जाता है और अपनी पत्नी को देखकर कहता है, अरे ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, ये जिन लोगों के भी कपड़े हैं वो अपने आप तुमसे ले जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ठीक है। वैसे माँ जी की तबीयत में अभी थोड़ा सुधार आया या नहीं? जाने से पहले मैं उन्हें दवाई देकर गई थी। सुरभि ऐसा कहने के बाद अपनी सास के पास जाती है, जहां वो अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी सब कुछ ठीक तो है ना? किसी बात की परेशानी तो नहीं है? तबीयत में थोड़ा सुधार आया या नहीं? जब तू इतना अच्छे से ख्याल रखेगी तो तबीयत तो धीरे धीरे ठीक ही होगी ना। पहले से अच्छा लग रहा है। तू जिस डॉक्टर से दवाई लेकर आई थी वो दवाइयां भी असरदार हैं। बस कुछ खाने का मन हो रहा है। आज खाने के लिए क्या बनाया है? राशन भी खत्म हो गया था। अब जरा रुक जाइए, मैं अभी उनसे राशन मंगवा लेती हूँ और फिर आपको खाना बनाकर देती हूँ। सुरभि अपनी अलमारी खोलकर चेक करती है। उसे अपनी अलमारी में 1 रुपया तक नहीं मिलता। तभी उसकी नजर चांदी के सिक्के के ऊपर पड़ती है। यही दे देती हूँ राशन लाने के लिए, वैसे भी पैसे नहीं बचे हैं। सुरभि चांदी के सिक्के को अपने पति अमन को जाकर दे देती है। लाला राम को ये चांदी का सिक्का देकर थोड़ा राशन ले आओ। राशन बिल्कुल खत्म हो गया है और माँ जी को खाना देकर दवाइयां भी देनी है। मुझे कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा है और तुमने धीरे धीरे करके अपने सारे गहने भी बेच दिए हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्मिंदगी क्यों होनी चाहिए? पत्नी होती ही है पति का साथ देने के लिए। आप जाओ और राशन ले आओ। अमन वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुरभि की तीनों नंद अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती हैं। भाभी, हम तीनों जा रहे हैं कॉलेज। आज हमारे कॉलेज में डांस की प्रैक्टिस है। आपको पता है ना, बड़ी मुश्किल से हमें वो डांस की प्रैक्टिस का मौका मिला है। फेयरवेल फंक्शन पर हमें पंजाबी गिद्दे पर नाचना है। हाँ जानती हूँ, चलो तुम तीनों चली जाओ और ध्यान से जाना। सुरभि ऐसा कहकर अपनी तीनों नंद को कॉलेज के लिए भेज देती है, जिसके बाद वो तीनों कॉलेज जाकर डांस प्रैक्टिस वाले रूम में पहुंच जाती हैं, जहां पर कुछ अमीर लड़कियां उन्हें देखकर कहती हैं, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे चली आ रही हो? तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? देखो, यहाँ पर तुम्हें आना अलाउड नहीं है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम ऐसी कैसे बात कर रही हो? हमने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये देखो, लिस्ट में हमारा भी नाम है, लेकिन हम सब ने तुम्हारा नाम लिस्ट से कटवा दिया है क्योंकि हमें पता है कि तुम पंजाबी गिद्दे पर पटियाला सूट नहीं पहन पाओगी। ये सुनते ही वो तीनों हैरान रह जाती हैं। क्या कहा तुमने? पटियाला सूट? लेकिन हम सबको तो ड्रेस मिलने वाली थी ना कॉलेज की तरफ से। किसने कहा तुम्हें कि कॉलेज वाले हमें इस कंपटीशन के लिए ड्रेस देने वाले हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ने खुद हमें मना किया है, इसलिए सब लोग अपने अपने घर से एक पटियाला सूट बनवा रही हैं। और रही बात तुम तीनों की, तो तुम तीनों इतनी गरीब हो कि तुम 2 जोड़ी कपड़े पूरे 3 साल से चलाती आ रही हो। हम लोगों को तो नहीं लगता कि तुम लोग पटियाला सूट ले पाओगी, वो भी एक ही घर में तीनों बहनें। इतना खर्च करने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही वो तीनों बहुत ज्यादा मायूस हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी कॉलेज की प्रिंसिपल से बात करने उसके कैबिन में जाती हैं। मैडम, आप ही बताओ, हमने इस कंपटीशन के लिए कितनी प्रैक्टिस की है और अब एंड मौके पर आप अगर हमें इस ग्रुप से बाहर कर दोगी तो हमें कैसा लगेगा? ठीक है,
मैं तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब सभी लड़कियां इस कंपटीशन के लिए अपने खुद का पटियाला सूट पहनकर आ रही हैं, तो तुम्हें भी पहनना होगा। अगर तुम तीनों हाँ करती हो तो मैं तुम्हें कंपटीशन में ले लेती हूँ, वरना तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगी। ये सुनते ही वो तीनों अपनी प्रिंसिपल को देखते ही रह जाती हैं। तभी काजल कहती है, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम लोग भी कंपटीशन के लिए पटियाला सूट पहन कर आएंगे और इस कंपटीशन को जीत कर भी दिखाएंगे। काजल ऐसा कहकर अपनी दोनों बहनों के साथ प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद उसकी दोनों बहन कहती हैं, हे भगवान, ये तुमने क्या कह दिया प्रिंसिपल से? तुम्हें पता है ना, हमारे पास पटियाला सूट नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम पटियाला सूट लेकर आ सकें। हमारी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है और भैया का काम हफ्ते में 1 से 2 बार ही चल पाता है, और बेचारी हमारी भाभी दिन रात सिलाई करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फायदा नहीं हो पाता। बताओ, अब हम कैसे पटियाला सूट पहनेंगे? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं प्रिंसिपल रूम में पता नहीं जोश जोश में क्या क्या कहकर आ गई। अब हमें भाभी से ही बात करनी होगी। उन तीनों बहनों के पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत उदास होकर वापस घर आती हैं। उनके उदास चेहरे देखते ही उनकी भाभी पूछती हैं, क्या हुआ? कहीं तुम्हारे कंपटीशन से तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल दिया? भाभी, कंपटीशन से बाहर नहीं, बल्कि हमें कहा गया है कि हमें पटियाला सूट पहनकर आना होगा। बिना पटियाला सूट के हम कंपटीशन में पंजाबी सॉन्ग पर गिद्दा नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए पटियाला सूट बनाकर तैयार करूं। ये सुनते ही तीनों बहन बहुत खुश हो जाती हैं और वो अपनी भाभी को गले से लगा लेती हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। लेकिन आप हमारे लिए पटियाला सूट कैसे बनाओगी? आपके पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है। देखो, मैं एक टेलर हूँ और मेरे पास बहुत सारे कपड़ों की कतरन पड़ी है, साथ में अलग अलग प्रकार की लेस भी है। मैं तुम तीनों के लिए कतरन जोड़ जोड़ कर पटियाला सूट सिल सकती हूँ, जो दिखने में बहुत यूनिक और प्यारा लगेगा। सुरभि अपनी नंदों को ऐसा कहने के बाद अपनी सारी की सारी कतरन इकट्ठी करती है और उन्हें एक के बाद एक जोड़ती है। जोड़ जोड़ कर वो बहुत बड़ा कपड़ा बना लेती है, जिसके बाद वो उस कपड़े से अपनी नंद के लिए पटियाला सूट सिलना शुरू करती है। देखते ही देखते वो उन तीनों के लिए बहुत सुंदर और प्यारा पटियाला सूट बनाकर तैयार कर देती है। बताओ, तुम तीनों को ये पटियाला सूट कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आखिर आपका टैलेंट आज निखर कर बाहर आया है और ये सच में बहुत सुंदर पटियाला सूट बनाया है। वो तीनों बहनें अपनी पटियाला सूट पहनकर अपने कॉलेज के कंपटीशन में पहुंच जाती हैं। उनका पटियाला सूट इतना सुंदर लग रहा था कि सभी की नजर उनके सूट से हटती ही नहीं। वो पटियाला सूट पहनकर गिद्दा करती हैं और उस कंपटीशन को जीत लेती हैं, जिसके बाद उस कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी भाभी से उन्हीं के जैसे पटियाला सूट बनवाती हैं। इसी के चलते अब सुरभि एक स्टाइलिश दर्जी वाली बन जाती है और लोगों के पटियाला सूट सिलकर वो अपने घर की परेशानियों को दूर कर देती है।